बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका है मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रो करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस के अंदर इजीली उनको हैंडल कर सको। जी, तो मैट्रिक्स सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स असल में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। मसलन आपके पास ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें अगर हम कोई भी 1 3 5 -2 इस तरह से एलिमेंट्स ले लें तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स की शक्ल बन गई है। अब इसके बाहर कैपिटल लेटर्स में से A B C एंड सो ऑन Z तक आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। मसलन A, अगर इसका नाम हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये मैट्रिक्स A है। और ये वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर यहाँ पर जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं 1 2 5 -2, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये इसका नेम हो गया, ये मैट्रिक्स का नेम हो गया, उर्दू में नाम कहेंगे। और ये जो अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ये एलिमेंट्स हैं। इनको एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है, इनको एंटिटीज़ का नाम भी दिया जा सकता है। और उर्दू में इनको कहेंगे ये आपके मैट्रिक्स के अरकान हैं। मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं कालब। तो ये कालब के अरकान हैं। अब यहाँ पर दो बेसिक और टर्म्स का जानना भी ज़रूरी है कि इसमें जो हॉरिजेंटल आपको दो नज़र आ रहे हैं, हॉरिजेंटल साइड पर एलिमेंट्स, उनको रोज़ का नाम दिया जाता है। मसलन अगर हम इसकी बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 2 रोज़ नज़र आ रही हैं। मसलन ये आपके पास 1 और 3, ये जो 1 और 3 नज़र आ रहा है ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है, तो ये इसको हम कहेंगे ये रो 1 है। और इसी तरह इसके नीचे आप लोगों को 5 और -2 ये नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये आपके पास रो 2 है। और इसको हम R के साथ शो करवा देते हैं। उर्दू में इनको कहते हैं कतारें, कतार, पहली कतार दूसरी कतार। और जो वर्टिकल फॉर्म में है इनको हम कहते हैं कॉलम। तो ये आपका C1 यानी कॉलम नंबर 1 है, और सेकंड नंबर पे वर्टिकल फॉर्म के अंदर 3 और -2 ये आप लोगों का C2 है, यानी कॉलम नंबर 2 है। और उर्दू में भी इनको कॉलम ही कहेंगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो आपके पास यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन आपके पास एक B मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास हैं 5 -9। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, ये भी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर आप लोगों के पास जो एक रो नज़र आ रही है, यहाँ पर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये वाली ये रो नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक C1 एक C2। तो आपके पास इस तरह यहाँ पर 2 कॉलम हैं और 1 रो है। तो यहाँ इस तरह आप लोग एक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। अब इसका नाम जो है वो आपके पास मैट्रिक्स B है। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये बेसिक्स ही कुछ जो आप लोगों ने कर ली हैं। अब आप लोगों को इसके रोज़ के बारे में, कॉलम्स के बारे में पता चल गया। और इसी तरह एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे कि मैट्रिक्स में ऑर्डर किसको कहते हैं। तो आगे एक्सरसाइज में उसके भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर एक मैट्रिक्स आपके पास हो A = 2
3 4 -8। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, या सिर्फ ऑर्डर ऑफ ए इतना भी लिख दें तो ये भी काफ़ी है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो आपके पास पहले आपने रोज लिखनी है, फिर आप लोगों ने कॉलम लिखना है। पहले रोज देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी है। तो आपके पास यहाँ एक, ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है। तो यहाँ पर आपके पास 2 रोज हैं, तो लिहाजा आप लोग पहले यहाँ पर लिखोगे 2, फिर एक डैश लगाओगे, फिर BY बाय लिखोगे, फिर डैश लगाओगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। अब नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर आपके पास ये C1 है, ये C2 है, तो इस तरह आपके पास 2 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उर्दू में इसको कहते हैं कालब ए का मर्तबा, कालब ए का मर्तबा। जो बच्चे उर्दू मीडियम है वो इस तरह लिख सकते हैं कालब ए का मर्तबा, और बाकी ये इधर ऐसे ही लिखेंगे 2 डैश लगा के बाय 2। और इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, तो आप लोग इसको क्रॉस के साथ भी लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2, इसी तरह 2 क्रॉस 2। तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, और यहाँ पर आपके पास ज़्यादा ये यूज़ किया गया 2 बाय 2, ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के बारे में कब पता चलता है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल होने के लिए आपके पास 2 कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपने यहाँ पूरी करनी होती हैं। एक कंडीशन आपके पास, फ़र्ज़ करो आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें है 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, और B ये एक मैट्रिक्स है, इसके पास 1 + 1 और 2 + 1। अब देखें यहाँ A और B ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, इधर भी 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, और यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इधर भी फर्स्ट, अगरचे 1 + 1 लिखा है लेकिन ये 2 है। और इसी तरह 3 दूसरा एलिमेंट है, और यहाँ भी 2 + 1 यानी कि 3 ये दूसरा एलिमेंट है। तो इस तरह ये इन दोनों का हम कह सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। तो लिहाजा A इज इक्वल टू B, A B का इक्वल मैट्रिक्स है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th इस वक्त आपके सामने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये आपके सामने है। इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का हमने सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे अभी मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स पहला कॉलम जो उन्होंने दिया है A इज इक्वल टू 0 0 0 0। इसका अब सोल्यूशन है तो अब बड़ा इजी है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखें ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो लिहाजा इसके अंदर 2 रोज हैं, तो ये आपके पास नंबर ऑफ रोज 2 आ गया। इसी तरह कॉलम्स देखें तो ये आपके पास C1 पहला कॉलम है और ये C2 दूसरा कॉलम है, तो लिहाजा आपके पास 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2 आ गया, और यही आपके पास आंसर है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में आपको दिया गया है 3 4 7। तो यहाँ आप अगर काउंट करो तो ये आपके पास फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2, ये थर्ड रो है R3, और यहाँ पर
आपने लिख दिया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 और आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम है C1 ओनली 1, तो लिहाजा नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर आ गए 1। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तीसरा पार्ट आपके पास है C इज इक्वल टू 8 माइनस 10 11। तो यहाँ भी हॉरिजेंटल फॉर्म में आपके पास एक ही रो आ रही है, तो लिहाजा नंबर ऑफ रोज आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ पर देखें सिर्फ एक ही रो है, आगे मल्टीपल रोज नहीं है। जबकि हम अगर कॉलम्स देखें, ये आपके पास पहला कॉलम, ये देखो वर्टिकल फॉर्म में, और C2 ये दूसरा कॉलम, और C3 ये तीसरा कॉलम वर्टिकल फॉर्म में, तो लिहाजा नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास आ गए 3 और ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, डी पार्ट आपके पास है 3 2 1 1 0 3 4 5 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज अगर हम देखें तो आपके पास ये रो 1 है, ये दूसरी रो 2 है, ये पूरी एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 आ गया, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 3 है। और अगर कॉलम्स की बात करें, ये आपके पास पहला कॉलम है C1 ये पूरा 3 1 और 4, और ये दूसरा कॉलम आपके पास है C2 2 0 और 5, और ये आपके पास तीसरा कॉलम है C3 1 3 और 6। तो इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास 3 आ गए, तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट पार्ट ई वो आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, तो लिहाजा यहाँ नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 आ गए। और उसके बाद अगर देखें यहाँ फर्स्ट कॉलम 5 और -3, ये आपके पास C1 आ गया, 9 और 4 ये आपके पास C2 यानी दूसरा कॉलम आ गया, और ये -2 और 5 ये आपके पास C3 यानी कि तीसरा कॉलम आ गया। तो इस तरह नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 आ गए, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 10th। राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू 1 0। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो, इसके अंदर 2 रोज हैं, ये R1 और ये R2, और 1 कॉलम है, तो ये आपके पास आ गया C1। तो यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो लिहाजा हम ऑर्डर ऑफ A लिखेंगे 2 डैश बाय डैश 1, 2 बाय 1 पढ़ेंगे इसको, 2 बाय 1 ये है ऑर्डर ऑफ A। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, यानी कि बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें है आपके पास 3 4 बी मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें देखें तो सिर्फ एक ही रो है, लेकिन यहाँ पर कॉलम वर्टिकल फॉर्म में 2 बन जाएंगे। ये आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है, तो लिहाजा ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी वो आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2। पहले हम रोज को लिखेंगे, फिर हम कॉलम्स को लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया 1 बाय 2। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है आपके पास, जिसमें आपने ऑर्डर्स बताने हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 5 5 6, इसमें फर्स्ट रो 1 दी गई है, 5 और 6 ये सेकेंड रो R2 दिया गया है, तो लिहाजा यहाँ पर 2 रोज होगी, और ये 3 और 5 ये कॉलम 1 है, 5 और 6 ये आपके पास कॉलम 2 है, तो लिहाजा 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ सी आ गया 2 बाय 2, और ये आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट आपके पास है 0 3
4 5 0 9। तो यहाँ पर भी आपको 2 रोज नज़र आ रही हैं। ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है। तो यहाँ पर आपके पास कॉलम्स 3 नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास C1 है, और ये आपके पास C2 है, और ये आपके पास C3 है। तो आपके पास नंबर ऑफ रोज वो 2 आ गई, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपके पास 3 आ गए हैं। लिहाजा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डी, यहाँ पर डी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2/3। पहले नंबर ऑफ रोज, फिर डैश, फिर बाय, फिर डैश, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट आपके सामने है 0 1 3 4 5 6। तो इसमें 0 और 1 ये आपके पास रो 1 है, 3 और 4 ये आपके पास रो 2 है, 5 और 6 ये आपके पास रो 3 है। तो इस तरह इसके आपके पास नंबर ऑफ रोज 3 आ गई। और अगर कॉलम्स की बात करें, ये आपके पास C1 है, और ये आपके पास C2 है। 0 3 5 पहला कॉलम है, 1 4 और 6 ये आपके पास दूसरा कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ ई ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 डैश बाय डैश 2, यानी कि 3/2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के एफ पार्ट की, तो यहां पर आपको एफ पार्ट दिया गया है 5, ओनली 1 एलिमेंट है यहां पर, और इसमें हम देखेंगे तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो 1 रो 1 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स में आपके पास ऑर्डर ऑफ एफ आ जाएगा 1/1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज क्लास 10th की 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो इक्वल हैं और कौन से ऐसे हैं जो इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, पहले हम उनको देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से मैट्रिसेस दिए गए हैं। आपके पास मैट्रिक्स ए है 0 3 4 1, बी है 9 -7, सी आपके पास दिया गया है 2 × 3 2 -1, 2 × 2 4 -2, 4 + 4 3 + 0 एंड सो ऑन। इसी तरह ये आपके पास कुछ डी ई और एफ ये भी मैट्रिसेस दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने इन 6 मैट्रिसेस के बारे में ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दूसरे के इक्वल है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पर रूल है, अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो, ये फर्स्ट कंडीशन है, और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों, ये इक्वल हों, ये दूसरी इसकी कंडीशन है। तो अगर ये दोनों चीजें पाई जाएं तो वो 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर हम यहां पर गौर करें तो आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो 0 3 4 और 1 है, और लास्ट वाला मैट्रिक्स देखते हैं, एफ आपके पास है 3 - तो इसके साथ में आपका ए वाला मैट्रिक्स भी इसके बराबर पे लिख देता हूं। ए इज इक्वल टू आपको जो दिया गया है वो है 0 3 4 और 1। तो अगर हम गौर करें तो यहां पर 3 - 3 0 होता है, तो यहां पर भी 0 आंसर आ रहा है, और यहां पर भी 0 आंसर आ रहा है। अब यहां पर अगर आप गौर करो, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, और
सेकेंड एलिमेंट 3 है, यहाँ पर भी 3 है। यहाँ थर्ड एलिमेंट 3 + 1 4 हो गया, और यहाँ पर भी क्या है 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, और 1 और 1 आखिरी एलिमेंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस तरह इसका हर एलिमेंट f का वो एलिमेंट a के बराबर है। और इसी तरह ये इसका ऑर्डर देखें 2/2 और यहाँ पर भी 2/2, तो ऑर्डर भी सेम है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू f, a और f जो है वो इक्वल हैं। जी डियर स्टूडेंट, दूसरा b और d ये इक्वल हैं। अब आपके पास ये d मौजूद है तो b भी मैं इसके साथ लिख देता हूँ। b आपके पास एलिमेंट जो दिया गया है वो है 9 और -7। अब अगर गौर करें तो ये 1/2 है, सॉरी d आपके पास 2/1 है, और यहाँ b आपके पास ये भी 2/1 है। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट देखें तो ये फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 5 + 4 9 है, और सेम यहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 9 है, और यहाँ सेकंड -8 + 1 ये -7 रह गया, तो यहाँ पर ये -7 है, यहाँ पर भी -7 है। तो लिहाजा दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इनके सेम है और ऑर्डर भी सेम है, लिहाजा डी और बी ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब हम चलते हैं सी और ई की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस दिए गए हैं, हम इनका कंपैरिजन करते हैं। ये आपके पास सी मैट्रिक्स है, ये आपके पास ई मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 × 3 ये फर्स्ट एलिमेंट है तो 6 बन गया, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट 6 है। 2 - 1 ये 1 बन गया, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, और थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 2 × 2 4 है, और यहाँ पर ई में भी थर्ड एलिमेंट आपका 4 है, और यहाँ 4 - 2 2 और ये भी 2 है, और ये 4 और 4 8 हो गया, यहाँ पर भी 8 है, और ये 3 + 0 3 होता है, और ये भी 3 है। तो इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, लिहाजा सी और ई ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हम इनको इक्वल मैट्रिक्स लिख सकते हैं कि सी इक्वल है ई के। ये नेक्स्ट आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ a + 2 c - 3 b - 1 d + 4 इज इक्वल टू 5 8 6 एंड 4 इसके इक्वल हो, ये इक्वल का साइन बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। तो यहाँ पर जो 4 वेरिएबल्स हमें नजर आ रहे हैं इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी समझ लिया और शुरू में भी समझ लिया कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनको उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं मुतनाज़रा अरकान वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लिहाजा यहाँ पर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट ये a + 2 ये इक्वल होगा 5 के। तो लिहाजा हमने यहाँ पर लिख दिया a + 2 इज इक्वल टू 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये +2 इधर वाली साइड पे आके -2 हो जाएगा, तो a आपके पास आ जाएगा 3। तो ये फर्स्ट आंसर आपके पास आ गया a की वैल्यू का, कि आपने a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम इसका
नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। क्योंकि बी फाइंड करना है तो इसके थर्ड एलिमेंट में हमें बी नज़र आ रहा है, तो हम इस बी थर्ड एलिमेंट को b-1 को इसके थर्ड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग थर्ड, ये 6 बनता है, लिहाजा b-1 को 6 के इक्वल रखेंगे। b-1 को 6 के इक्वल रखा तो b इज इक्वल टू, यहाँ -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये 6 और 1 7 हो गया, तो लिहाजा ये b की वैल्यू आपके पास 7 आ गई और ये आपका सेकंड आंसर है सेकंड वेरिएबल का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2 वेरिएबल्स को, तो ये देखें थर्ड एलिमेंट c-3 ये 8 के इक्वल हो जाएगा, और फोर्थ d+4 ये वाला एलिमेंट जो होगा ये आखिरी एलिमेंट यानी 4 के इक्वल हो जाएगा। लिहाजा इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें c-3 आपके पास 8 के इक्वल आ गया, तो -3 इधर जाएगा +3 हो गया, तो c इज इक्वल टू 11, ये आपके पास आंसर आ चुका है, ये तीसरे वेरिएबल का आंसर आ चुका है। और चौथा आपने देखा है कि d+4 इज इक्वल टू 4, तो लिहाजा d इज इक्वल टू 4 -4, ये +4 इधर आकर -4 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये आपके पास 4 एलिमेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, बी की फाइंड कर ली, सी की और डी की, और यही आप लोगों ने आंसर देना था। तो लिहाजा हम इसको लास्ट पे लिख देते हैं। आपके पास ए इज इक्वल टू आ गया 3, बी इज इक्वल टू आ गया 7, और सी इज इक्वल टू आ गया 11, और आपके पास d इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आंसर्स आ चुके हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ 2x + 1 4 7 और 5 ये इक्वल हो 9 4 7 और y के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये 2 वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करनी है। अब x को फाइंड करने के लिए आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट के इक्वल होता है, तो लिहाजा इस सूरत में आप लोग इस फर्स्ट एलिमेंट को इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल लोगे, क्योंकि यहां से आप लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और सेकंड और थर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहां से किसी वेरिएबल का इक्वालिटी का होना नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा थर्ड एलिमेंट ये जो आपको नज़र आ रहा है, फोर्थ एलिमेंट, इस फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ वाले एलिमेंट के इक्वल करेंगे, तो इससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप लोग दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले 2x + 1 को 9 के इक्वल लेते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ से +1 को जब इधर लेकर जाएंगे, ये यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे, तो फिर ये +1 इक्वल इधर आके -1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 9 - 1 आ गया। अब 9 - 1 आपके पास 8 आ गया। अब ये 2 और x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको 2 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8/2 आ गया। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, और ये 4 आपके पास x का आंसर आ चुका है। दूसरा वेरिएबल आपने फाइंड करना था y। अब y आपके पास डायरेक्ट देखो, y और 5 ये इक्वल है, इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आप डायरेक्ट लिख देंगे y इज इक्वल टू 5, और ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह आप लोग, तो सेकंड वेरिएबल आपके पास y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इस तरह आपने x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5 ये इसके आंसर्स निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10th क्लास एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। इफ a + b 2d - 1
3b प्लस 2 4 इज इक्वल टू 10 5 11 और C, ये आपके पास दोनों मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। तो चारों वेरिएबल्स की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें हम पहले इनमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिंगल वेरिएबल है। जहाँ 2 वेरिएबल्स होंगे तो हमें सेकंड वाले की या उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पहले फाइंड होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट देखें तो A प्लस बी, तो यहाँ पर तो 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें सेकंड वेरिएबल की, सेकंड एलिमेंट की या थर्ड एलिमेंट की, तो यहाँ पर आपको सिंगल वेरिएबल मिल रहे हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर, क्योंकि पहला एलिमेंट A और B है, तो आपको B थर्ड वाले में मिल रहा है, तो पहले हम थर्ड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 3, ये आपके पास एलिमेंट दिया गया है 3b प्लस 2, और थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, लिहाजा इसको हम इसके इक्वल लिखेंगे। लिहाजा आपके पास यहाँ पर आ गया 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से प्लस 2 को जब इधर लेकर आएंगे इक्वल के, तो ये -2 हो जाएगा। तो 3b इज इक्वल टू आ गया आपके पास 11 माइनस 2 यानी कि 9। अब ये 3 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई जब इक्वल के उधर जाएंगे तो 3 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा b इज इक्वल टू आ गया 9/3। तो अगर 3 1s आर 3 करें और 3 3s आर 9 करें, तो आपके पास यहाँ 3 बच गया। तो लिहाजा b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर फाइंड आउट होगी, b इज इक्वल टू 3। अब आपके पास b की वैल्यू मौजूद है। जब b की वैल्यू मौजूद है तो आप लोग फर्स्ट एलिमेंट में a प्लस बी उसको भी 10 के इक्वल रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस एलिमेंट को हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास मौजूद है और वो आपके पास है 3, तो b की जगह 3 उसकी वैल्यू लगा देंगे। अब ये +3 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 7 आ गया। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है और ये आप लोगों का सेकंड वेरिएबल यानी a का आंसर। a और b दोनों की वैल्यूज आप फाइंड कर चुके हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, यानी कि 2d माइनस 1 और इसका सेकंड एलिमेंट है 5। तो लिहाजा ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के हम इक्वल लेंगे, तो 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5 जी। 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ये -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू आ गया 6। उसके बाद ये 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, तो d इज इक्वल टू 3। ये आपके पास d वेरिएबल की वैल्यू आ गई और ये आपके पास थर्ड आंसर आ गया। अब आपके पास रह गया एक वेरिएबल और वो है c। तो c हम देखते हैं, यहाँ पर ये चौथा एलिमेंट 4, वो चौथे एलिमेंट यानी फोर्थ वाले एलिमेंट c के इक्वल है, तो लिहाजा ये तो सीधा सीधा c इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट c इज इक्वल टू 4। इस तरह c इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 और ये आपके फोर्थ एलिमेंट यानी कि फोर्थ वेरिएबल का आंसर। तो यहाँ अगर आप देखें a इज इक्वल टू 7 आ गया, b इज इक्वल टू 3 आ गया, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3 और ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। इस तरह आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। इफ p प्लस q 5 11 p माइनस 2q इज इक्वल टू 6 5 11 0, देन
फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। तो आपने यहाँ पर P की वैल्यू को फाइंड करना है और साथ में Q की वैल्यू को फाइंड करना है। दो वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं। अब अगर गौर करें तो सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल करने का कोई फायदा नहीं है, वहां कोई एलिमेंट ऐसा फाइंड करने वाला नहीं है, कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है। और थर्ड के इक्वल इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने क्योंकि फाइंड करना है P एंड Q, तो फर्स्ट एलिमेंट में P भी है Q भी है, तो हम इसको फर्स्ट में हल नहीं कर सकते, लिहाजा पहले हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। और फोर्थ वाले में देखें P माइनस 2Q, तो उसके अंदर भी दोनों वेरिएबल हैं। तो पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि जहां पर सिंगल वेरिएबल थे पहले उनको हमने सॉल्व किया और उनकी वैल्यूज दूसरे में लगा के जहां पर दो वेरिएबल एक ही एलिमेंट में दिए गए तो उनको सॉल्व किया। तो यहां पर हम देखेंगे, पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी ये P प्लस Q फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट यानी 6 के इक्वल हो गया। ये आपके पास आ गया P प्लस Q इज इक्वल टू 6 और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम लेते हैं फोर्थ वाला, तो ये आपके पास फोर्थ यानी P माइनस 2Q, ये फोर्थ एलिमेंट यानी 0 के इक्वल होगा, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया P माइनस 2Q इज इक्वल टू 0 और इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। और पहले आप लोग मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर ये 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हो कि जब दो इक्वेशंस हों तो आप लोग उनको मल्टीपल मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम इनके वेरिएबल्स को इक्वल करने के बाद प्लस या माइनस के जरिए सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं आपके पास फर्स्ट और सेकंड में या तो P बिल्कुल इक्वल है ऐसे ही सॉल्व कर दें तब भी ठीक है, लेकिन ये इजी मेथड है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड माइनस कर दोगे तो ये P कट जाएगा और Q वेरिएबल रह जाएगा और वो आपका सॉल्व हो जाएगा। वो इजी और सिंपल मेथड है, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। मैं आपको सेकंड वाला करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को वो भी पता चल जाए। अगर आप Q के वेरिएबल्स को इक्वल करना चाहो तो हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है P प्लस Q, फर्स्ट इक्वेशन है P प्लस Q इज इक्वल टू 6। तो यहां पर हम नीचे वाली इक्वेशन में देखें तो Q 2 है, 2Q वैल्यू है और ऊपर 1Q है, तो इसको भी 2Q बनाने के लिए हम इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2P के साथ भी और Q के साथ भी मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2P प्लस 2Q और 6 2s आर, ये आपके पास आ जाएगा 12 और इस तरह ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गई। अब अगर देखें तो आपके पास ये वाली सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ये दोनों ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें Q की वैल्यूज बिल्कुल सेम हो चुकी हैं, सिर्फ सिंबल डिफरेंट है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन होता है कि आपने इनको प्लस करना है दोनों इक्वेशंस को या माइनस करना है। देखें, अगर तो दोनों के सिंबल सेम है, जैसे कि इसके फर्स्ट टाइप के अंदर था तो दोनों प्लस Q और प्लस Q था, तो ऐसी सूरत में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे ताकि नीचे वाली इक्वेशन की वैल्यूज चेंज हो जाए और उनको हम कट कर सकें। और अगर सिंबल डिफरेंट है, जैसे यहाँ माइनस 2Q है और थर्ड इक्वेशन में प्लस 2Q है, तो ऐसी सूरत में हम इनको ऐड करेंगे क्योंकि इससे फिर पहले ही सिंबल डिफरेंट है तो इनको हम कट कर सकते हैं। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ये मैंने इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 भी लिख दी है और 2 भी लिख दी है। ऊपर इक्वेशन 1 लिखें या 2 लिखें या 2 या 3 लिखें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्लस 2Q माइनस 2Q, ये आपस में कट गया क्योंकि दोनों के सिंबल डिफरेंट है। 2P और 1P, ये आपके पास 3P आ गया इज इक्वल टू 12 में प्लस 0 करेंगे तो 12 ही आ गया और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू आपके पास 4 आ चुका है। अब इस P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके पास है
P प्लस Q इज इक्वल टू 6। तो यहाँ P की जगह उसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 4 जो अभी आपने निकाली है। तो लिहाजा इस 4 को जब उधर लेकर जाएंगे ये माइनस हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 6 माइनस 4 और Q इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया और ये 2 आपका आंसर है। एक आंसर P का ये आ गया और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि P इज इक्वल टू 4 आ गया और Q इज इक्वल टू 2 आ गया और ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 ये कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।